सब गाइस, आई एम संतोष। वेलकम टू आईएस सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मतलब अगर कोई भी गोल बनाने से पहले आप उसकी एक प्लानिंग नहीं करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कोरी कल्पना रह जाएगा। वो प्लान कभी भी वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मान लो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी आपने ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गोल सेट कर दिया कि हाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ ही साथ आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए, बेसिक एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। तो उसके बाद आपके पास सारी चीज़ें और जो टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं वो बात की हैं, लेकिन एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके साथ इस गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, ये था मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ अगली और पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ले लेता हूँ कोरोना अपडेट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस समय वर्ल्ड के अंदर लगभग 1,11,90,678 केस निकल के आ चुके हैं। इसमें से लगभग 62 लाख, मतलब 62 लाख, आप बोल सकते हैं इसे 63 लाख, क्योंकि ये काफ़ी राउंड फिगर में ये लोग जो वो हैं जो रिकवर कर चुके हैं कोरोना की महामारी से। और इसमें से लगभग 5,29,113 लोगों की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, तो टॉप पे यूएसए बना हुआ है 28,90,000 केसेस के साथ में। फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया में आप देखेंगे तो लगभग 6,49,888 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 3,94,319 केसेस पूरी तरीके रिकवर कर चुके हैं। ये सब ठीक होके घर जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे दुख भरी बात है कि 18,670 लोग लगभग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो कि एक बहुत ही दुख भरी खबर है। चलता हूं पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। मतलब यहाँ पे ये एक तरीके की इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, AICTE, CSIR और माई GOV का, जिसके तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और अब जो भी स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे वर्ल्ड के अंदर में, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और जो है सोल्यूशंस प्रोवाइड करा सकेंगे, जिससे कि हम कोविड-19 की जो दवाई है उसको कहीं ना कहीं ढूंढने में कामयाबी मिले और जल्दी से जल्दी इसके लिए एक वैक्सीन या दवा डेवलप करी जा सके, जिससे कि कोरोना का जो इस समय काल चल रहा है उससे हम कहीं ना कहीं निजात पा सकें। अगर बेसिकली हम इसमें देखें, इसमें 3 बेसिक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि ड्रग डिज़ाइन जो होगा वो एंटी कोविड-19 की वजह से जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है, उसमें मॉलिकुलर मॉडलिंग, फार्मा कोर ऑप्टिमाइजेशन में काम करते हुए देखा जाएगा। डिज़ाइन करी जाएंगे नए नए टूल्स, एल्गोरिदम, जिससे कि जो प्रोसेस है सिलिको ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड, उसमें काम किया जा सके। मून शॉट टू वर्क ऑन प्रॉब्लम्स दैट आर रेयर ऑफ बॉक्स इन नेचर, ये देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आप देखेंगे सिलिको ड्रग डिस्कवरी में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज़ करके हम ड्रग को डेवलप करते हैं और उसको फिर अलाउ करते हैं कि वो जो उसमें केमिकल सिंथेसिस और बायोलॉजिकल टेस्टिंग करी जा सके, जिससे कि एक हम जो है ड्रग जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में ला सकें। ये एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटेशनल टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ बिग डेटा, मशीन लर्निंग और इसमें जो है सिमुलेशन प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है UAPA, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी बोला है कि 9 लोग जो कि खालिस्तान ग्रुप के हैं उनको UAPA के तहत टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। UAPA जो है एक एक्ट है जिसे अमेंड किया गया था लास्ट ईयर। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अलग अलग लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करती है, क्योंकि जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उनको जब टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं, बहुत सारी उनके ऊपर कड़ाई होती है, जिससे कि वो अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, अपना जो गंदा दिमाग है उसको कहीं ना कहीं उससे जो लोगों की जान लेते हैं वो उससे लोगों को बचाया जा सके। UAPA एक्ट जो है इसे इनैक्ट किया गया था 1967 के अंदर। इसका जो मेन पर्पज़ है वो बेसिकली ये है कि वो प्रिवेंट करे अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जो भी गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं उससे प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया के लोगों को। इसे अमेंड किया गया था 2004, 8, 13, 19 और 19 में। 2004 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके तहत आप देखेंगे कि जो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको बैन करने की बात की गई थी। लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे इनको बैन किया गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। साथ ही साथ सबसे पहले UAPA एक्ट को अभी जो रिसेंट
रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 4 टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया गया कि वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, और उनमें थे सबसे पहले मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार आतंकवादियों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो धर्म चक्र डे की बात की जा रही है। ये एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जाती है। आषाढ़ा पूर्णिमा को, जो कि 4 जुलाई 2020 को सेलिब्रेट करता है धर्म चक्र डे के हिसाब से। इस दिन को बेसिकली बोला जाता है कि एसाला पोया श्रीलंका के अंदर, और जो असाना बुच्चा इसे बोला जाता है थाईलैंड के अंदर। अगर आप देखेंगे इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ गुरु पूर्णिमा बुद्धिस्ट और हिंदू जो लोग होते हैं उनके द्वारा, और वो इस दिन को एज अ रिस्पेक्ट देते हैं, अपने जो भी गुरु होते हैं उनको अपना रिस्पेक्ट देते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली जो ये दिन था, उस आज के दिन बुद्ध भगवान को एक पहली उन्होंने अपनी टीचिंग दी थी, अपनी पहला प्रवचन दिया था जब उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव कर लिया था। और पहले जो 5 एसेटिक डिसाइपल्स थे उनके पंच वर्गिका जिसे बोला जाता है वो डियर पार्क के अंदर देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो कि संस्कृत में था, और इसमें जो पहला टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धम्मा जिसमें 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग जिसे बोला जाता है वो दिया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे 2 बटरफ्लाई स्पीशीज़ की बात की जा रही है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो देखने को मिली हैं। बेसिकली आप देखेंगे लेपिडोप टेरिस्ट, इसे बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो लोग स्टडी करते हैं बटरफ्लाइज और मॉथ्स की। और ये आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लेपिडो पेट्रिस्ट जो होते हैं वो उनका क्या काम होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है अक्सर कि वो बटरफ्लाई से रिलेटेड हैं या फिर एनिमल से रिलेटेड हैं, प्लांट से रिलेटेड हैं, या दूसरी चीज़ ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप ये याद रखिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ऐसे लोग क्या काम करते हैं। साथ ही आप देखेंगे जो यहाँ पे स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक जिसको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है यामामोटो जेपफायरस क्वांगू जेनेसिस्ट, और जो इसे फाउंड किया गया म्यांमार विजयनगर के अंदर बॉर्डरिंग म्यांमार के बॉर्डर में इसे फाउंड किया गया। इलूसिव प्राइज रोहाना टोनकीनियाना इसका एक नाम दूसरी बटरफ्लाई का है जो कि नामडाफा नेशनल पार्क में फाउंड की गई है जो कि मायो के पास में है। अगर थोड़ा सा हम देखें नामडाफा नेशनल पार्क, तो ये जो नेशनल पार्क है ये बेसिकली इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका मैप भी देख सकते हैं कि ये जो है कैसा है। और अक्सर क्योंकि पूछ लिया जाता है कि टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के सारे क्वेश्चन, तो आप याद रख सकते हैं इसे। फिर यहाँ पे बात की जा रही है NPPA की, जो कि जिसे बोलते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसे बेसिकली इसलिए अपॉइंट किया था जिससे कि मॉनिटर किया जा सके जो प्राइस हैं दवा के ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर्स जो कि ऑक्सीजन को मेजर करते हैं, सैचुरेशन लेवल्स पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी जो कोविड-19 पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए। जो मेडिकल डिवाइसेज है उन्हें कैटेगराइज किया गया है ड्रग्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो 2013 का देखने को मिला, DPCO ये बोलता है कि ऑथराइज करता है कि NPPA जो है एक एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है प्राइस राइज, जो भी दवा के जो प्राइस बढ़ते हैं वो प्राइस को मॉनिटर करती है, और ये एक साल में 10% से ऊपर किसी भी दवा का प्राइस नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। NPPA जो है बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इशू करती है प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, फार्मा सेक्टर से जो रिलेटेड है, ये आप याद रख सकते हैं। और जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर में काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसे बेसिकली ऑथराइज किया गया था DPCO के द्वारा, जो कि मॉनिटर करता है कंट्रोल और डी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स प्राइसेस। जो भी दवा के दाम घटने हैं या फिर दवा के दाम बढ़ने हैं वो सारी चीज़ों को ये मॉनिटर करता है। DPCO जो है इसे इशू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट GS2 का क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो नई वेपन एक्विजिशन की एक डील करने जा रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं जो हमारा और चाइना के बीच में फेस ऑफ हो रखा है। अगर आप देखें, एक मिनट,
यहाँ पे मैप में तो आप देखेंगे इस तरफ से हमें पाकिस्तान, यहाँ पे पूरा चाइना, अभी आप देखेंगे अक्साई चीन का जो पार्ट है, यहाँ पे गालवान में जो अभी स्टैंड ऑफ देखने को मिला जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद भी हो गए। और इधर अब नेपाल भी अभी काफ़ी अपनी जो है खुरापाती में आ गया है, खुरापात कर रहा है और चाइना की अक्सर जाके गोद में बैठ जाता है। तो तीनों तरफ से हमें जो है खतरा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक डील साइन ऑफ करी है और उसमें जो 39,000 करोड़ की ये डील है, इसमें जो है बूस्ट किया जाएगा जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको। इसमें जो आप देख सकते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये इसे हेड किया जाता है हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा, और इसके नीचे एक बड़ा लंबा चौड़ा बोर्ड काम करता है जैसे डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके नीचे एक एक्विजिशन विंग होता है, डीजी एक्विजिशन। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, राफेल डील जब हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रही थी क्योंकि यहीं पे कहीं ना कहीं एक घोटाला देखने को मिला था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगर आप आगे चलें तो 80% जो इसमें पैसा खर्च किया जाएगा उसको उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही खरीदा जाएगा वो सारा सामान जो कि इस डील में ज़रूरी होगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स होंगे वो 20% के वो दूसरे दूसरे देशों से करे जाएंगे, जैसे रशिया हो गया और जो दूसरे अलाई कंट्रीज़ हो गए हमारे, जिसमें जो है एक ह्यूज एक्विजिशन देखने को मिलेगा इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देखा जाएगा डीआरडीओ के द्वारा, जिसे बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन डिफेंस का, क्योंकि ये बहुत ह्यूज लेवल पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है इंडिया के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोक्योरमेंट्स इंडिया करेगा, चीज़ें खरीदेगा जैसे मिसाइल से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो कि डेवलप किया गया इंडिया के अंदर डीआरडीओ के द्वारा, और ये एक ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट है, जो कि आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है, तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ अस्त्रा मिसाइल देखेंगे आप। अस्त्रा मिसाइल जो है ये नेवी और एयर फोर्सेस के लिए बेसिकली डिज़ाइन करी गई है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अस्त्रा मिसाइल को किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसरो, डीआरडीओ या फिर दूसरे रशियन कंट्रीज़ या यूएस, ऐसे आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप अगर यहाँ पे ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आप जल्दी ही, आप जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप वहाँ पे तुरंत एलिमिनेट कर पाएंगे कि ऐसी मिसाइल्स को किनके द्वारा डेवलप किया गया। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अस्त्रा मिसाइल एक ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी मिसाइल है जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में इसे यूज़ किया जाता है। आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे LRLACM जिसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसका कि बेसिकली काम होता है कि वो 400 से 400, 500 और 1000 किलोमीटर तक की रेंज में काम कर सके और अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सके। इसमें जो है ब्रह्मोस मिसाइल, अक्सर आपने नाम सुना होगा, ये देखने को मिलती है अपने काम करते हुए। और इसे जो है काफ़ी इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है इसकी हेल्प से, क्योंकि हमारी जो है इससे काफ़ी दूर तक पहुंच बन जाती है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, मान लीजिए इसे यहाँ से शूट किया था तो काफ़ी लंबी दूरी तक चाइना को हम टैकल कर सकते हैं, पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल अपग्रेड करने में जुटा हुआ है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो अभी लगभग 59 जो ऐप्स बैन कर दी गई हैं, जो जिन्हें बोला जा रहा है ये चाइनीज़ सारी ऐप्स थी, इनको बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर से। तो इनकी क्या लीगैलिटी है, क्या सरकार को इसे बैन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या बैन भी करना चाहिए था, उसको बैन करने से पहले क्या कुछ ज़रूरी स्टेप्स उठाने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में बात की जा रही है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले अगर देखें हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 59 जो एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया है, उनकी जो फंक्शनिंग को इसलिए रोका गया है, ऐसा बोला गया कि वो वायलेट कर रही थी हमारे प्राइवेसी को, और साथ ही साथ वो डेटा जो है यूज़र्स का उसको ट्रांसमिट कर रही थी अनऑथराइज तरीके से, अपने ही जो अपने उन्होंने सर्वर्स लगा रखे हैं इंडिया के बाहर में, वहाँ पे ये डेटा भेज रही थी, जिससे हमारा डेटा ब्रीच हो रहा था और हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक खतरा पैदा हो गया था, जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कुछ इश्यूज़ जो कि
जो कि इससे रिलेटेड है, प्रेस रिलीज जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला, जिसमें सिर्फ ये बोल दिया गया कि इन ऐप्स को अब बैन कर दिया जाएगा इंडिया इंडिया से। तो यहाँ पे देख लेते हैं इश्यूज। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन एप्लीकेशंस को डायरेक्टली बैन कर दिया बिना प्रॉपर किसी जो प्रॉपर जो फंक्शन सिस्टम होता है उसको फॉलो करे हुए, जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो किया गया। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को ब्लॉक करने के पहले जो ब्लॉकिंग रूल्स हैं 2009 के, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी, जिससे कि जो भी जिनकी ऐप्स थी, जिनकी भी ये ऐप थी, उनको एक अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला भारत सरकार के द्वारा। इसमें जो ऑर्डर इशू किया गया उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया, कोई भी कमेटी में इसे नहीं डिस्कस किया गया। तो बेसिकली इसमें जो है कंसर्न्स देखने को मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जो भी इंटरनल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अगर आप देखेंगे इंडिया की तरफ से कोई भी लीगल ऑर्डर नहीं प्रोवाइड किया गया जिससे कि ये इन ऐप्स को बैन किया गया। आप देखेंगे सिर्फ एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया कि हाँ अब ये एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है लीगल ऑर्डर का, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई लीगल ऑर्डर होता है तो इसी लीगल ऑर्डर के बिहाफ में जो भी कंपनी है जिनकी ऐप्स बैन हुई है वो कोर्ट में जा सकती हैं, अपने अपने केस की उनकी वो सुनवाई हो सकती है आगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लीगल ऑर्डर जो मैंने आपको अभी बताया प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, जिससे कि जो भी उनके वो अपनी रिट पटिशन फाइल कर सकें। और इससे जो 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 श्रेया सिंघल जजमेंट की जो वर्डिक्ट्स हैं और अनुराधा भसीन केस से जो रिलेटेड जजमेंट्स हैं उनका वायलेशन होता हुआ देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में बोला था कि सेक्शन 66A के सेक्शन 66A जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एक्ट है, वो बोलता है कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट या ऐप को बैन करना है गवर्नमेंट के द्वारा ये, तो उसे आपको रिट रेमेडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप रेमेडीज़ आप जानते होंगे आर्टिकल 31 से लेके 36 के अंडर में आती हैं। इसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी को वारंटो, ये सारी चीज़ें आदमी जिसकी भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है वो जा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में और अपने इश्यूज़ को एड्रेस कर सकता है। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अनुराधा भसीन केस में भी बोला गया कि इंटरनेट अगर शटडाउन किया जाएगा, या जैसे कि जम्मू कश्मीर में शटडाउन किया गया, तो उसके लिए एक रीजनेबल प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन हो सके उस बैन की। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो मेजर्स लिए गए वो फंडामेंटल राइट्स का क्लियर वॉयलेशन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स उनकी हनन नहीं हो रहा है जिनकी ऐप्स थी, उनका भी फंडामेंटल राइट बेसिकली हनन देखने को मिल रहा है। जो लोग ये टिकटॉक और दूसरी कैम स्कैनर जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते, क्योंकि उनकी भी ये राइट थी कि वो फंडामेंटल राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन के तहत वो उनका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, जो कि आप याद रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कुछ जो आगे सरकार कदम उठा सकती है जिससे कि इन सारी चीज़ों के जो आप देखेंगे जो लेजिस्लेशन जो भी लॉ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव करा जा सके। और आप यहाँ पे देखेंगे हमारे देश की गवर्नमेंट को डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो है प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए, जिससे कि लोगों का जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं सरकार प्रोटेक्ट कर सके प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर रेगुलेशंस के ज़रिए, जिससे कि हमारे डेटा को हमारा डेटा ब्रीच ना हो। आप देखेंगे जैसे मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था डेटा प्रोटेक्शन बिल होता क्या है। डेटा प्रोटेक्शन बिल बेसिकली आपको मैं अगर बताऊं तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई फोटो है, आपका कोई वीडियो है, आप कोई टेक्स्ट है, वो कहीं पे भी आप किसी को भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है आपका, ये डेटा बिना आपकी प्रायर इन्फॉर्मेशन के या आपका जो पर्सनल डेटा है उसको बिना प्रायर आपकी इन्फॉर्मेशन के कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जा सकता। आपकी परमिशन होगी तब यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिना परमिशन के डेटा यूज़ करना इट वुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे सरकार को चाहिए कि वो नए लॉज लेके आए, जिससे कि जो अलग अलग फॉरेन से आने वाली विदेशों से जो कंपनियां हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो करती हैं, और उसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, साइबर सिक्योरिटी से जो कंसर्न्स हैं और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इश्यूज़ अराइज होते हैं उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सके सरकार। ऐसी गाइडलाइन सरकार को लाने की ज़रूरत है, ऐसे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसी
ऐप ऐसा नहीं है सिर्फ चाइनीज़ ऐप ही हमारे देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हर्ट करती हैं, और भी वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो हमारे देश के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं करती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे, अगर सबसे रीसेंट एग्जांपल फेसबुक के ऊपर ही अमेरिका के अंदर एलिगेशंस लगते हैं कि वो बहुत ह्यूज पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत डेटा को ब्रीच करता है, अलग अलग कंपनीज को डेटा बेचता है अपने प्रॉफिट के लिए। तो ऐसे इश्यूज जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से देखने को मिलते हैं तो इंडिया को चाहिए कि प्रॉपर ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे कि कोई भी ऐसा डेटा जो वॉयलेट डेटा प्रिवेसी से जो इश्यूज रिलेटेड हैं उनको वॉयलेशन वहाँ पे देखने को ना मिले। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट एक्ट करे इस तरीके से कि जो बाउंड्री ऑफ लॉ है वो प्रॉपरली इंश्योर होना चाहिए एज पर एविडेंस के हिसाब से ही जो कंपनियां डेटा ब्रीच कर रही हैं, जो वायलेशन कर रही हैं रूल्स का, उनको उस हिसाब से प्रॉपर उनके ऊपर पनिशमेंट भी होना चाहिए, प्रॉपर सैंक्शंस भी लगने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें वे फॉरवर्ड में बताई गई हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, जो कि GS2 पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रख सकते हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे कि जो भी लोग हैं वो इन प्रोसीडिंग्स को सुन सकें और जो भी जजमेंट्स प्रोवाइड कराए जा सकेंगे कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे, वो सारे जजमेंट्स को लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। क्योंकि बहुत सारे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो पेंडिंग रिफॉर्म्स पड़े हुए हैं कि काफ़ी समय से बात की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। तो ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पैंडमिक के टाइम में इस रिफॉर्म को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि आगे हमें जो इश्यूज़ हैं वो टैकल ना करने पर जो उनको ईजिली टैकल कर सकें। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर सबसे पहले क्या ज़रूरत है हमें अपने जो जुडिशरीज को है सुप्रीम कोर्ट की जो ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग करने की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सबसे पहले प्रोवाइड करता है एक सोर्स ऑफ रिकॉर्ड बोथ विजुअल और ऑडियो में। जो भी चीज़ें आप मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पे आप जजेस को देख पा रहे हैं, जो लॉयर्स हैं उनको देख पा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी जिरह हो रही है उनके जजेस और लॉयर्स के बीच में, वो सारी चीज़ें अगर आप देख पा रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। उससे जो नए नए स्टूडेंट्स हैं लॉ के, या फिर जो भी जर्नलिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जिनका देखने को मिलता है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे जो अभी कुछ ही लोगों को परमिशन दी गई है जो कि कोर्ट की जो लाइव प्रोसीडिंग्स है उसको एक्सेस कर सकें, जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स को और जो अदर पब्लिक लिसनिंग होती है उनको काफ़ी इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि अगर वो इसमें लाइव देख सकेंगे तो उनको, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अगर आप देखें स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है लाइव स्ट्रीमिंग करेगी एज पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 के तहत, जो कि आप जानते हैं आर्टिकल 21 इसमें जो है हमें राइट टू एक्सेस जस्टिस का पूरा बताया गया है। आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा आर्टिकल 21, तो आप समझ सकते हैं जो इसमें पब्लिशिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कि पार्ट है आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी कोई केस आता है तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, तो वो उस डेटा को अगर आप कलेक्ट करते हुए चलेंगे तो कभी आगे फ्यूचर में कोई उसी के जैसा केस आता है तो कहीं ना कहीं उससे रेफरेंस लिया जा सकता है कि क्या कुछ जजमेंट लेने से पहले क्या कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के जजमेंट लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आगे यही बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स होते हैं जो कि जिसमें कि एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स जैसे कि जो कि अपनी जिरह में बताते हैं, बात करते हैं जजेस से, अपनी बात वो मनवाने की कोशिश जो करते हैं। अयोध्या केस जैसा हो गया, सेक्शन 377 ऑफ IPC सबरीमाला केस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें वुमेन को अलाउ किया गया, केरला के शबरीमाला मंदिर में उनकी परमिशन दी गई कि वो अब उस मंदिर के अंदर जा सकते हैं जहाँ के जो लॉर्ड अयप्पा थे, उनकी जो कहीं ना कहीं वो अलाउ नहीं था वहाँ पे कि कोई भी वुमेन जो कि जा सकती है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो उनकी जो जिरह है उसे अपकमिंग लॉयर्स स्टूडेंट्स सुन सकेंगे तो उससे उनकी जो एक
आप बोल सकते हैं कि जो उनकी स्किल्स हैं वो इम्प्रोवाइज होंगी, वो अच्छी होंगी, वो अपनी एक जो लॉ स्किल्स है उसको एनहांस कर सकते हैं, और फ्यूचर में अच्छे लॉयर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे जजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अगर हम देखें वर्ल्ड सिनेरियो, तो वर्ल्ड के अंदर इस समय आप देखेंगे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, इंग्लैंड लाइव स्ट्रीम करते हैं अपनी कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो सबको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग के अंदर में है, वहाँ पे जो कुलभूषण जाधव का जो केस है वो उसे भी लाइव स्ट्रीम किया गया, जो कि एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम कर सकता है इंडियन जुडिशरी के लिए। और इसी के उस पर नक्शे कदम पे चलते हुए इंडियन जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है अपना एक रिफॉर्म लेके आ सकती है। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में बताऊँ आपको, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अब जब लाइव स्ट्रीम है उसको बिल्कुल स्टार्ट करे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए, और जो केसेस है नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड उनको चाहिए कि इनको स्टार्ट कर दे, जो अभी तक नहीं स्टार्ट किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट को परमिट करना चाहिए जो जर्नलिस्ट हैं उनको, कि इनफैक्ट परमिट भी कर दिया है जो वो अपने जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ट्वीट कर सकें, और उनको परमिट किया कि जो वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी देख सकें लॉकडाउन पीरियड में। तो ये सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में ही नहीं होना चाहिए, अब से ये अब हमेशा के लिए होना चाहिए कि लॉकडाउन हो या फिर आगे फ्यूचर में जब कोरोना कंट्रोल में हो जाएगा उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहने चाहिए। तभी बोला जाएगा कि येस देयर इज़ अ रिफॉर्म कमिंग इन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसलिए जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं कि ये एक ओपननेस, खुले स्वतंत्र विचार आप प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपेरेंसी आप बोल सकते हैं, स्वतंत्रता, एक स्वायत्ता होनी चाहिए, एक मतलब कुछ भी आप पार्शियलिटी होनी चाहिए कि कोई भी इसमें ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें जो देखने को मिलेगा जो पब्लिक फेथ है इसमें जुडिशरी के अंदर, वो कहीं ना कहीं रीस्टोर होते हुए देखने को मिलेगी। जो पब्लिक की बोलता है ना कि हमें कानून से न्याय मिलेगा, तो वो जो फीलिंग है उसे वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आएगी जब ऐसी ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स होंगी। तो आप याद रख सकते हैं ये। चलता हूँ, यहाँ पे बात की जा रही है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ की, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट GS3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारी सरकार ने बोला है कि अब रेलवेज़ को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं, वाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन्वाइटेड रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन बाय प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका एक आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको एडिटोरियल को बिल्कुल क्वेश्चन आंसर की तरह मैं डिस्कस करूंगा, तो आप उससे कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, कुछ अपने आप से जो आपको स्टैटिक पोर्शन में जो चीज़ें याद हों, रेलवे की थोड़ी सी हिस्ट्री या रेलवे का क्या फ्यूचर आपको लगता है कि होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी एक प्रोजेक्ट जिसमें कि 30,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही कि इसका 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा रेलवेज़ के लिए अगर ये प्राइवेट एंटिटी को थोड़ा सा इसका शेयर दे दिया जाएगा। बेसिक इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करी जा सकेगी। जो ट्रांजिट टाइम जिसे आप बोलते हैं, जैसे लेट से कि एक पॉइंट है ये ए, ये पॉइंट है बी, एक मिनट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने वाला जो टाइम है वो टाइम जो है कितना लग रहा है वही होता है, इसे आप बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। ये काफ़ी जो बढ़ा हुआ होता है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े रूट्स में ये काफ़ी डिले हो जाता है, 2 दिन जहाँ पे लगभग 48 घंटे ट्रेनें चलती हैं, तो वो काफ़ी ट्रेन डिले हो जाती हैं और जो टाइम पे लोग हैं वो भी नहीं पहुँच पाते। और जो माल होता है जो जो काफ़ी आप देखते हैं जिसे कमर्शियल आइटम्स जो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो भी काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कमी आएगी। रिडक्शन इन ट्रांजिट टाइम देखा जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो डिमांड सप्लाई डेफिसिट है वो भी कम होती हुई नज़र आएगी। इसमें जो है 5% जो ट्रेन होंगी वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाएंगी और जो बाकी 95% ट्रेन होंगी वो इंडियन रेलवेज़ के द्वारा ही चलाई जाएंगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है। आप याद रख सकते हैं कि 5% प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा और 95% इंडियन रेलवेज़ के द्वारा ही चलाई जाएंगी। प्राइवेट प्लेयर्स को चाहिए कि वो ये ट्रेनों को खरीदेंगे, उनको प्रॉपरली ऑपरेट करेंगे, उनका जो रेवेन्यू है उसे शेयर करेंगे इंडियन रेलवेज़ के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट में।
आप यहाँ पे देखें कि आखिर ज़रूरत क्यों है प्राइवेटाइजेशन की। पिछले 70 सालों में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो एक जिस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं देखने को मिली है, जिससे कि केटर किए जा सके, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके जो कि पैसेंजर्स फेस करते आए हैं टाइम टू टाइम। पैसेंजर सेगमेंट जो है इंडियन रेलवेज़ का वो काफ़ी लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक ट्रेन जाती है तो कंटिन्यूसली उसमें आप देखेंगे कि वो लेट होती चली जाती है। लेट होने की वजह से काफ़ी लोग ट्रेन से अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा देते हैं, काफ़ी लोग वो प्रेफर करते हैं कि दूसरे मोड से जाएं या फिर दूसरी चीज़ों का वो अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन जब होगा इन ट्रेनों का तो जो ये टाइम लॉस जो होता है वो कम होता हुआ नजर आएगा। 1920 की अगर हम बात करें तो रेलवे ने लगभग 840 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और इनमें से 5 करोड़ लोग ट्रेवल ही नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जो टिकट है वो ही कंफर्म नहीं हुई और वो वेटिंग में ही रह गई। तो ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इंडियन रेलवेज बोल रही है कि हमें रेलवेज़ को थोड़ा ना थोड़ा करके प्राइवेटाइज करना ही होगा। अगर हम देखें ये जो रेशियो है ट्रेन लेट होने का, वो रेशियो लगभग 13% तक बढ़ जाता है और लगभग 13% लोगों को जो कंफर्म टिकट है वो मिलता ही नहीं है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप याद रख सकते हैं रेलवे इश्यूज से रिलेटेड। यहाँ पे अगर हम कुछ बेनिफिट्स देखें कि प्राइवेटाइजेशन अगर होगा इंडियन रेलवेज़ का, उसके क्या कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसमें जो मॉडर्न ट्रेन होंगी वो इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, जिससे कि जो ट्रांजिट टाइम है उसको घटाया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया ये कि जो गैप होगा, गैप ऑफ लॉस्ट डिमांड, इस गैप को कहीं ना कहीं फुलफिल किया जा सकेगा, एड्रेस किया जा सकेगा। जो प्राइसिंग ऑफ टिकट्स होगी वो कॉम्पिटिटिव रखी जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स इसे बढ़ा नहीं पाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है जो इंडियन रेलवेज़ की तरफ से रिस्टोर करी गई है। कंप्लीट जो प्राइवेट प्लेयर जो होंगे उनको चाहिए होगा कि वो जो दूसरे मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट से कि उनको उनसे compete कर सके और एक प्रॉपर एक अच्छे लेवल पे रेलवेज़ को रिप्रेजेंट करे, जिससे कि रेलवेज़ के प्रति जो लोगों का रुझान घट रहा है, रेलवेज़ जो पैसे वाले लोग हैं आप देखेंगे कि जो वो रेलवेज़ को प्रेफर करना कम प्रेफर करते हैं, तो वो लोग भी अब रेलवेज़ की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर टाइम से आदमी पहुंचेगा, कम पैसे में पहुंचेगा, तो हर आदमी प्रेफर करेगा इसे। तो आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इससे जो कंपटीशन होगा वो रिफॉर्म करेगा इंडियन रेलवेज़ को, जिससे कि बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब अभी जो एग्जिस्टिंग जो कोचेज़ हैं उनको अपग्रेड किया जा सकेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अच्छी होंगी वो है नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इंडियन रेलवेज़ के अंदर, जिससे कि ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक्सपेंड किया जा सकेगा। नई कोचेस फैक्ट्री लगेंगी, रोलिंग स्टॉक्स लगेंगे जो, और आप यहाँ देखेंगे जो RFQ होगा उसे जो RFQ रिलीज़ किया गया मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत, इसमें कोचेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर ही, और जिससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। प्राइवेटाइजेशन जो है वो आने वाले टाइम में एक प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका देखने को मिलेगा रेलवे एसेट्स का। साथ ही साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट जो मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और जो इससे हमारी इकॉनमी आप देख रहे होंगे काफ़ी समय से हमारी इकॉनमी जो है वो काफ़ी नीचे, उसका ग्राफ जो है हमेशा नीचे जा रहा है। तो इस ग्राफ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपग्रेड करने की बात की जा रही है। तो आप अगर इकॉनमी ऊपर हमें ले जानी है तो हमें ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, और जो हमारा जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम प्रॉपर रिफॉर्म्स ला सकें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक क्रंच है उसको हम ओवरकम कर पाएँ। दोस्तों यहाँ पे कल ये टॉपिक छूट गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करी गई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसमें बोला गया था कि 142 मिलियन मिसिंग वुमेन इस समय है टोटल वर्ल्ड के अंदर। तो ये वो नंबर है जो टोटल आप बोल सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये पूरी तरीके मिसिंग हैं, इनका कोई भी अता पता नहीं है। तो ये एक बहुत ह्यूज कंसर्न है। आप वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई इसमें क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स कोट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये रिपोर्ट जो है एग्जामिन करती है कि जो मिसिंग वुमेन हैं वो उनके बारे में जो सेक्स रेशियो इम्बैलेंसेस हैं, बर्थ और एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो है वो
इन सारे रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, और जो मिसिंग वुमेन हैं वो उनका जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप देखेंगे ये सोसाइटी के लिए ये ऐसी चीज़ें जो हैं काफ़ी बैड इम्पैक्ट्स होती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में मैन और वुमेन का जो बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस प्रॉपर रहेगा नहीं तो क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि हर इंसान को शादी की ज़रूरत होती है, वो शादी करता है, और शादी में के लिए अगर प्रॉपर उसके बैलेंस में एक अगर लेट से कि सेक्स रेशियो हमारा 1000 है, 1000 में से 890 या 900 लड़कियां हैं, तो उन 100 लोगों का क्या होगा जो जिनके लिए लड़कियां होंगी नहीं शादी करने की। तो इन सारे इश्यूज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेक्स रेशियोज़ की बात की जा रही है। एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी मतलब बहुत ज़्यादा जो ह्यूज नंबर्स में जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको जो मार दिया जाता है, उनके साथ जो बहुत अत्याचार किया जाता है, उस बारे में बात की जा रही है। उसकी वजह से जो है काफ़ी बच्चियों की जो डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर में या वर्ल्ड के अंदर में भी। अब वर्ल्ड का डेटा अगर हम देखें तो मिसिंग वुमेन जो है वो पिछले 5 डेकेड्स मतलब 50 ईयर्स में डबल हो गए। 61 मिलियन से ये नंबर अब 140 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। 1970 के अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि 2013-17 से लेके अब तक लगभग 1.2 मिलियन मिसिंग फीमेल बर्थ्स देखने को मिले हैं। तो ये एक बहुत ही ह्यूज क्वेश्चन हमारी सोसाइटी के लिए है कि वो ऐसे इश्यूज़ को कब एड्रेस करेगा और कब समझेगा कि वुमेन का होना सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लॉस ऑफ वुमेन है वो उसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी घटता हुआ नज़र आया। साथ ही साथ आप देखेंगे जो मैरिज जो मैन हैं उनके जो वुमेन के उनका जो सोसाइटी में जो कम वुमेन होंगी तो सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से मैरिज स्क्वीज़ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मैरिज स्क्वीज़ क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 मैन हैं और 980 वुमेन है, तो ये जो 20 का डिफरेंस है, 20 वुमेन जो कम है, इन 20 वुमेन के इश्यूज़ को कौन एड्रेस करेगा? ये इनका क्या होगा? जो ये मैन हैं, जो पुरुष हैं, ये शादी इनके कम करने के लिए ये 20 जो प्रॉब्लम 20 महिलाएं कम है, इनको इसी को इस जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं बेसिकली मैरिज स्क्वीज। इसमें यही बोला गया कि जो दूल्हे हैं उनकी रिस्पेक्ट में जो ब्राइड्स हैं वो कम है, और उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें यूएनएफपीए क्या होता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि एड्रेस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इश्यूज ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू वुमेन। इट कॉल्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई वुमेन है, शादी के बाद उसे उसकी क्या चाहत है कि कितने बच्चे उसे रिप्रोड्यूस करने हैं, कितने लाइफ में कितनी फैमिली में उसे अपने किस तरीके से लेके चलना है, क्या उसको उसके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारे हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले। ये सारी चीज़ों के लिए यूएनएफपीए काम करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको लेक्चर नहीं पसंद आता तो प्लीज़ इसे डिसलाइक करें, और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या कुछ इसमें नहीं पसंद आया। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर उस नीडी पर्सन के साथ, नीडी बच्चे के, ज़रूरतमंद बच्चे के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो उसे भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज चाहिए वो प्रॉपर मिल सके। दिस इज़ ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।